के जो है ना वो बनता है, जिसके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर को 23.4% जो है वो शेयर है जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का 18.07% शेयर है और सर्विसेज का 58.39% शेयर है। इसके अंदर जो आज उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर फिगर्स बताई, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर का 23.4% शेयर है, उसके अंदर लाइव स्टॉक का 63.6% है, जो उन्होंने पॉजिटिव दिखाया। अब इसे मेजर करने के तरीकेकार जो है वो एक आम आदमी मेरी समझ से बाहर है कि हम कैसे उसे मेजर कर सकते हैं। वो सारे का सारा उनका एनएसआर जो है ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के ऊपर है, वो आगे से किधर किधर से डाटा लेते हैं अल्लाह जानता है, इसके ऊपर भी कोई जो है वो अबहाम है हमें। फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो है जैसे कि वीट है, मेज है, उसकी नेगेटिव जो है वो ग्रोथ दिखाई है। मुझे ये बताएं, और उसे जो है एग्रीकल्चर के अंदर 17.82% का शेयर दिया। अब आप लोग समझदार हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जिम्मेदारों का एनएसआर जो है वो फसलों के ऊपर है, वो गंदम थे, वो मकई थे और ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 17.82% वेटेज दे रहे हो, ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 63.6% वेटेज दे रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को पॉजिटिव दिखाने के लिए किया है, और ये पॉजिटिव दिखा के भी वो 0.56% उनकी वैल्यू आई है। इतनी नेगेटिव क्रॉप्स की ग्रोथ थी पाकिस्तान के अंदर, गंदम की और बाकी सारी चीजों की, और कॉटन को वेटेज दे रहे हैं 1% ऑफ द एग्रीकल्चर। बड़ी मेजर क्रॉप है, हमारी सारी एक्सपोर्ट्स का एनएसआर इसके ऊपर होता है। फिर अदर क्रॉप्स हैं जिसके अंदर दूसरी जिसके अंदर आप समझ लें कि ये मस्टर्ड है और कोई इस तरह की चीजें समझ लें, उसे 13.8% जो है उसे वेटेज दी गई है और उसकी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई गई है। और ये आपके सामने चीजें हैं, उसकी पॉजिटिव दिखा के भी और लाइव स्टॉक को 63.6% जो है उसे वेटेज दे के और उसे 4.6% ग्रोथ दिखा के, और टोटल एग्रीकल्चर की 0.56 ग्रोथ है। नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो स्लॉटरिंग को 7.69% इधर वेटेज दी हुई है। देखिए, एक साइड पे लाइव स्टॉक को आप उधर एग्रीकल्चर के अंदर भी उसे काउंट कर रहे हो, दूसरी साइड पे स्लॉटरिंग। अब ये बताएं, ये स्लॉटरिंग फिर इंसानों की तो नहीं है, ये किस चीज की स्लॉटरिंग है? मतलब अगर जानवरों की स्लॉटरिंग है तो फिर तो लाइव स्टॉक के अंदर इन्होंने अपना शेयर ले लिया, और वो इतना शेयर ले लिया कि हमारी तो समझ से बाहर इतना शेयर बनता नहीं है। किसान की गंदम से, किसान की मकई से, किसान की मेजर फसलों से 3-4 गुना ज्यादा शेयर लाइव स्टॉक को मिल गया। इधर भी इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्री का हिस्सा जीडीपी के अंदर 18.07% है, उसके अंदर स्लॉटरिंग को फिर से 7.69% दे दिया और उसकी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा दी। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तकरीबन 50% ऑफ द इंडस्ट्री का जो वेटेज है उसका 50% तकरीबन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, 44.08% इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अच्छा, इसकी नेगेटिव जा रही है ग्रोथ, इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी नेगेटिव है, जो पिछले साल थी उससे भी नेगेटिव है, और पिछले साल वाली उससे पिछले साल से भी नेगेटिव थी। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बात की, मैं टॉपिक पे रहूंगा, उन्होंने कहा जिसके अंदर केमिकल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, केमिकल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसकी इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, तो इसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव आई है। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि जो है वो देयर इज ऑलवेज अ डेविल इन अ डीप। तो बंदा इनसे पूछे कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप आयरन एंड स्टील को नेगेटिव या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ दिखा रहे हो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो फिर कंस्ट्रक्शन को उधर ही 12.5% जिसका शेयर है उसकी आप पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हो। बंदा इनसे पूछे कि ये डीप इन दी डेविल जो है, ये फिर मुझे तो आप लोग ही लगते हैं, ये फिर है क्या? मतलब कंस्ट्रक्शन आपकी ऊपर जा रही है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी, ये तो वही हिसाब हो गया ना, सीमेंट भी नहीं बिक रहा, सरिया भी नहीं बिक रहा, ईंटें भी नहीं बिक रही, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपकी ऊपर जा रही है। आगे चले जाए तो सर्विसेज सेक्टर जो है उसका 10.4% ग्रोथ थी 2022 में जब हमने छोड़ा, तो इस सेक्टर की लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की 10% थी जो भी माइनस के अंदर है, और ये 50% ऑफ दी इंडस्ट्री है जो जीडीपी के अंदर
इसका इंडस्ट्री का 18.07% शेयर है। अच्छा, इन दोनों को मिला लें, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, ये बनता है 41.61% शेयर। बाकी सारे का सारा जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का शेयर है, वो है 58.39%। अब 58.39% के अंदर वो कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई, आपकी एग्रीकल्चर भी बढ़ गया, खुद बता रहे हैं अपनी किताबों के अंदर, आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो भी चली गई, लेकिन आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर एक भी चीज ने नेगेटिव नहीं ग्रो किया, सारी की सारी पॉजिटिव ग्रो कर रही हैं। आपकी एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, होलसेल, रिटेल, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, जो जो सर्विस सेक्टर के अंदर, हेल्थ, हालांकि रियल एस्टेट भी वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रो कर रही है। बंदा इनसे पूछे कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि इस साल, आप लोग भी सुन रहे हैं, मीडिया वाले बड़े समझदार भाई हैं, और भी मुझे जो सुन रहा है, रियल एस्टेट वालों ने, बेचारों ने इस दफा कोई कारोबार नहीं छोड़ा, बेचारे जो छोटे काम कर रहे, बच्चे भी ले आए इस ईद के ऊपर रियल एस्टेट वाले, रियल एस्टेट उनकी चल नहीं रही कोई चीज भी, और वो कहते हैं वो पॉजिटिव ग्रो कर रही। या पिछले साल की या 2 साल पहले की ट्रांजैक्शन देख लें, ये इकरारनामे निकलवा लें, या अपने सब रजिस्ट्रार जो है जितने पाकिस्तान से, उनसे डाटा मंगवा लें, कितने इंतकाल हुए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, और ये फिर भी आज हमें कह रहे हैं रियल एस्टेट भी पॉजिटिव ग्रो कर रही है। मेरी तो समझ से बाहर है। और दूसरी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं जी बड़ी अचीवमेंट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी चोरी पे काबू पा लिया गया, बड़ी हद तक बड़ी कम हो गई है। उनसे आप पूछें, क्या इलेक्ट्रिसिटी चोरी कम हुई है तो कंजम्पशन कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की? अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ही जो है वही 50% रह गई है, तो जाहिर सी बात है फिर चोरी भी उतनी कम हो जाएगी। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो चोरी भी ज्यादा होगी। अब ये इस तरह की बातें हैं जो हमें बिल्कुल, आप तो ना हमें बेवकूफ तो बना नहीं सकते, कौम भी बड़ी समझदार है, वो भी बेवकूफ नहीं बनने वाली। फिर उसके बाद इन्होंने जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो था वो फिक्स किया पिछले साल तकरीबन 13,500 अरब के करीब। इन्होंने आईएमएफ की पिछले 2 महीने पहले तरले करके, मिन्नतें करके तकरीबन 1 ट्रिलियन 1,000 अरब के करीब उन्होंने उनसे माफी ली कि इतना हमारे से इकट्ठा नहीं होगा, हमें थोड़ी सी आप जो है गुंजाइश पैदा कर दें कि हम इसे कम कर दें। उमर भाई ने भी बताया, और वो जो इन्होंने गुंजाइश ली अभी इनसे वो भी नहीं हो रहा, और वो ना होने की वजह से ये एफबीआर भी इस वक्त वो क्या कहते हैं कि कसाई बना हुआ है। ये वो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जो गैर आईनी है। ये आपका असेंबली का सेशन चल रहा है, ये 3-4 दिन की ब्रेक है, फिर आपकी असेंबली का सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। और जब हमने कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर, सारे जमातों के लोग वहां पे मौजूद थे, उमर भाई भी मौजूद थे उसके अंदर, हमने चेयरमैन से पूछा कि असेंबली का सेशन जो चल रहा है, 2-4 छुट्टियां, फिर दोबारा सेशन है, आपको क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की? उन्होंने कहा जी एक पोल्ट्री वाला कोई कारोबारी है और वो 10 लाख हैच करता है अंडा दिन का, और हम जब उसकी प्रोडक्शन मॉनिटर करने गए हैं तो वो जनाब सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमें इख्तियार नहीं है कि हम उसकी प्रोडक्शन मॉनिटर कर सके। तो वो बड़े ज्यादा उसने अपने प्रॉफिट्स अंडरस्टेट किए हुए थे, तो उसकी वजह से ये हमें, खुदा का नाम आने, आप अगर टारगेटेड कानून साजिया करेंगे तो आपका मुल्क जो है वो कैसे चलेगा? यहाँ पे लोगों का एतमाद जो है, कारोबारी बंदे का, इन्वेस्टर का कैसे बहाल होगा? फिर उसके बाद उसी कानून ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया कि अगर आपके खिलाफ कोई हाई कोर्ट फैसला कर दे और आपके जो है आप स्टे भी हाई कोर्ट से ले लें या रिव्यू फाइल कर लें या आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए, आपकी हमने रिकवरी कर लेनी है, आपकी रिकवरी नहीं रुक सकती। या फिर सुप्रीम कोर्ट से ये एफबीआर मावरा हो गया, बड़ा हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट को फिर दरखास्त करके सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करा दे। अगर हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है, चाहे टैक्स पेयर के हक में कमिश्नर अपील जो है वो फैसला दे चुका है, ट्राइब्यूनल जो है वो उसके हक में फैसला दे चुका है, लेकिन वो बेचारे का हाई कोर्ट से अगर खिलाफ फैसला आ गया है तो उसने बेचारे ने चट्टी भरनी है, उसे माफी नहीं है, उसने पैसे देने हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर इस तरह की चीजें होंगी, टारगेटेड किस्म के जो है वो कानून साजियां होंगी और एफबीआर ये करेगा, तो कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रो करेगी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी,
कैसे आपका जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करेगा। उसके बाद मजे की बात जो सबसे बेहतरीन है, इन्होंने कहा कि 3.5 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं या सर्विसेज की जो आईटी रिलेटेड है वो इस साल हुई हैं।